सही अंग्रेज़ी बोलने और लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सही तरीके से अंग्रेज़ी का वाक्य बनाना आए। किस तरीके से हम एक इंग्लिश के सेंटेंस को बनाएंगे तो वो तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर तरीका नहीं पता होता तो आप क्या करते हैं कि उस वाक्य को, इंग्लिश के सेंटेंस को गलत बना देते हैं बिना किसी जानकारी के, या फिर आपको समझ ही नहीं होती कि किस तरीके से हम उस वाक्य को सही बनाएंगे, तरीका ही नहीं पता होता वो। तो आज आप सीखेंगे अंग्रेज़ी के वाक्य को बनाने का सरल तरीका गोल्डन रूल्स की हेल्प से। तो क्या है वो गोल्डन रूल, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब आप सीखेंगे। तो यहाँ पर ये रूल्स दे रखे हैं मैंने, तो एक एक करके इन सारे रूल्स के बारे में आप जानेंगे और सीखेंगे किस तरीके से इनका इस्तेमाल करके आप एक सही वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है इस गोल्डन रूल का वो है, तो इस प्लस का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्य मतलब ये साधारण वाक्य होते हैं। जब भी आप अंग्रेज़ी में वाक्य बनाने की शुरुआत करते हैं या फिर इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलने की शुरुआत करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में, रिटर्न इंग्लिश में, जिस तरीके से भी आपको जो भी इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले साधारण जो वाक्य है यानी कि सिंपल सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। तो यहाँ पर ये सिंपल सेंटेंस ही है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके कई नाम हैं। तो आप ये इस प्लस के माध्यम से समझ जाएं कि ये प्लस का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। ना तो इसमें नेगेटिव यानी कि नॉट का यूज़ नहीं होगा और ना ही ये वाला जो साइन है क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य भी नहीं होगा। ये दोनों नहीं होते हैं ना, वहाँ पर हम बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये जो एस लिखा है इसका मतलब है सब्जेक्ट, और ये V1 है। V1 मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का जो पहला रूप होता है ना वो इसका मतलब है। और ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में जो भी अन्य शब्द बच जाते हैं उनको हम एंड में लगा देते हैं, मीन्स के एंड में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला साधारण वाक्य है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस तरीके के जो साधारण वाक्य होंगे वो हम इस फॉर्मूले की सहायता से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक है, और फिर प्लस मीन्स कि सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में हम ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट इंक्लूड कर देते हैं, अदर वर्ड्स को हम एंड में लिख देते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इस वाक्य की अंग्रेज़ी बनेगी, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने एंट्री कर रखी है, लेकिन किस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप देख लें। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे रूल है ना फॉर्मूले के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, तो सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला। तो काम को करने वाला कौन है, यानी कि क्रिकेट को खेलने वाला कौन है, आई है। तो यहाँ पर आई हो गया सब्जेक्ट। फिर उसके बाद V1 लगाएंगे, हम V1 लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिकेट को खेलने का काम किया जा रहा है ना, तो खेलना यहाँ पर, तो आप जब भी देखोगे ना तो जो वर्ब होगी, क्रिया होगी, वो आपको वाक्य के अंत में मिलेगी, हिंदी के वाक्य के अंत में, लेकिन इंग्लिश के वाक्य में बीच में आपको वर्ब देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो गया आई, प्ले यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट जो भी इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में जो भी कुछ बच जाता है वो आप एंड में लिख दें, एंड में इंक्लूड कर दें। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर V1 हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले से आप वाक्य बना लेंगे। तो सब्जेक्ट हो गया आई, V1 हो गया प्ले, और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप और भी ज़्यादा वाक्य सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, पहला सेंटेंस ऐसे, इसी तरीके के और वाक्य ले आप साधारण। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ।
तो इस तरीके से जो भी वाक्य बनाएंगे ना, इसी तरीके के सिंपल वाक्य वो आप इसी फॉर्मूले से बनाएंगे। तो नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है ये। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं ये नेगेटिव यानी कि माइनस का निशान है, तो ये शो करता है कि ये जो वाक्य बनेंगे वो नेगेटिव बनेंगे, यानी कि नकारात्मक बनेंगे, या फिर आप कह सकते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में जिसमें हम नॉट लगाते हैं, ये ऐसे वाक्य बनेंगे। तो इस माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है यहाँ पर। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद डू और डज। डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। इन हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, और उनका आप रिटर्न इंग्लिश में और स्पोकन इंग्लिश में आप इनका यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम नॉट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही है। फिर है क्रिया का पहला रूप यानी कि V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और एंड में आप यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो ये सेकंड फॉर्मूला है, इसकी सहायता से भी इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश लिखी जाती है। तो चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि इसी सेंटेंस को हमने लिखा, एक ही वाक्य लेंगे और उसी के थ्रू हम सारे सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो नहीं आ गया यानी कि आप नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, एस का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई है यहाँ पर, आई। अब इसके बाद आप क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब डू और डज दोनों होती है, क्या होता है, डू और डज दोनों होती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आप इनका यूज़ देख लें, किन किन के साथ करेंगे। डू का जो इस्तेमाल है वो हम करेंगे आई सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई डू, इस तरीके से यूज़ होगा। और वी के साथ भी हम डू का यूज़ करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि वी डू। फिर है यू के साथ भी हम डू का यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा यू डू। फिर है दे के साथ, तो दे डू। और फिर जितनी भी प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे ना, उन सभी के साथ हम डू का इस्तेमाल कर देंगे। तो वाक्य ऐसे बन जाएगा, आई डू नॉट, फिर बनेगा वी डू नॉट, फिर यू डू नॉट और दे डू नॉट, इस तरीके से। और ये जो डज है इसका इस्तेमाल करेंगे हम ही डज, यानी कि ही डज नॉट। फिर आएगा शी सब्जेक्ट के साथ भी हम यूज़ करेंगे डज का, यानी कि शी डज नॉट। और इट के साथ भी हम यूज़ करेंगे डज का, यानी कि इट डज नॉट। इस तरीके से इनके साथ जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है, आई वी यू दे ही शी इट और कोई भी नेम, इनको आप हमेशा याद रखें। फिर है नेम हो गया, गीता रोहन, तो रोहन डज नॉट, गीता डज नॉट। इस तरीके से आप नेगेटिव वाक्य बना लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आई है तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, आई के साथ आप डू का यूज़ करेंगे, ये आपको याद कर लेना है। तो डू हो जाएगा और उसके बाद नहीं का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं का, नहीं यानी कि नॉट, आई डू नॉट। फिर हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। ये मैं कैसे लिख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला बताया, उसी की हेल्प से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे साधारण, ऐसे नेगेटिव वाक्य को, सिंपल से वाक्य है लेकिन नेगेटिव है ये, ठीक है। तो V1 है यहाँ पर प्ले, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब के बाद में जो भी अन्य कुछ वाक्य में बच जाता है वो बचा कुचा हम एंड में लिख देते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इस तरीके से आप इस वाक्य को नेगेटिव में बना लेंगे। और ये है इसका फॉर्मूला, क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता है, काम करने वाला है, उसके अनुसार ही डू लगेगा और उसी के अनुसार ही डज लगेगा, आपके अनुसार नहीं लगेगा। फिर है नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और
इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी जब भी आप डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो हमेशा याद करें इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यानी कि क्रिया का पहला रूप ही आता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे करके आप सीखेंगे। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला वो क्या कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क सीधा सा, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब कि प्रश्न पूछने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बनाएंगे। तो यहाँ पर डू और डज को स्टार्टिंग में रखेंगे जब हम ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, यानी कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिनकी शुरुआत क्या से होगी, जैसे कि इसमें हो रही है क्या से, बीच में क्या आएगा उनका अपना प्रोसेस है बनाने का, तो उनको आप बाद में सीखेंगे, जब समय आएगा तब सीखेंगे। अभी यहाँ पर ऐसे वाक्य होंगे जहाँ पर जिनकी स्टार्टिंग हिंदी के वाक्य में क्या से हो रही है और इंग्लिश में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का जो है इस्तेमाल कर देंगे। फॉर्मूला देखें, यहाँ पर डू डज का इस्तेमाल किया, हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम को करने वाला। फिर आ जाएगी क्रिया यानी कि वर्ब, और वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की पहले फॉर्म का ही इस्तेमाल यहाँ पर होगा। जैसे मैंने बताया डू और डज के साथ जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा, यानी डू और डज तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है मुख्य क्रिया इसको बोला जाता है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब जो आएगी ना वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी डू डज के साथ। लास्ट में हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट, जो भी बचा कुछ है आप एंड में ऐड कर दें। क्या है वाक्य, क्या मैं क्रिकेट खेलता था, यहाँ पर था नहीं लिखेंगे आप, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ इसको कर देंगे, तो सही कर ले, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो वाक्य बन जाएगा क्या। तो क्या के लिए लिखेंगे आप, या तो डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है आई है, क्या है आई, आई क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब आई सब्जेक्ट के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं या फिर डज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर मैंने बताया आपको, यहाँ पर ये देख सकते हैं डू के साथ आई का इस्तेमाल हो रखा है, तो हम इस तरीके से ही डू डज का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं और उसी के अनुसार हम डू और डज लिखते हैं। तो हमने लिखा डू, फिर आई हो गया सब्जेक्ट, फिर प्ले यानी कि क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के बाद, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलता हूँ। तो इस तरीके से कैसे बनाया है ये, सबसे पहले हमने लिखा डू, लिखा डू हेल्पिंग वर्ब लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है इसलिए। तो डू फिर आई सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है प्ले यानी कि खेलना, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो भी और भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर सिर्फ क्रिकेट है जिस पर काम किया जा रहा है, क्रिकेट पर यानी खेला जा रहा है क्रिकेट। तो यहाँ पर फिर ध्यान रखना आपको डू और डज का, डू और डज का यूज़ मैंने आपको बता दिया है, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया हिंदी का वाक्य कि जो हिंदी का वाक्य होगा ना उसकी शुरुआत क्या से होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस, यानी कि साधारण वाक्य ही यहाँ पर आप बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस ही यहाँ पर आप बनाएंगे जहाँ पर नॉट का इस्तेमाल नहीं होता और ना ही कोई प्रश्न किया जाएगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V2। ये जो फॉर्मूला क्या बताता है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना है आपको। जैसे कि गो हो गया तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, जैसे कम हो गया कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, तो इनका इस्तेमाल आप करेंगे। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, लास्ट में ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे जो भी अदर वर्ड होंगे। अब वाक्य क्या बनेगा कि मैंने क्रिकेट खेला या फिर मैंने क्रिकेट खेला था, इस तरीके से वाक्य बन जाएगा आपका हिंदी में वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। यानी कि कुछ आपने काम किया तो वो बताने के लिए इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे।
मैंने क्रिकेट खेला। अब किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ टेबल के थ्रू आप समझे इजीली। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैंने, फिर आप लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि खेलना, तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाती है प्लेड, आई प्लेड, और मैंने क्या खेला, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मैंने क्रिकेट खेला, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया क्रिकेट। तो इस तरीके से जो भी आपने किया वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप बना देंगे वाक्य। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है नेगेटिव वाला, ये माइनस है, इसका मतलब कि आप नेगेटिव, इसी का अगर आप नेगेटिव बनाते हैं कि मैंने क्रिकेट नहीं खेला, तो वो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप करेंगे सब्जेक्ट से शुरुआत वाक्य की, फिर डिड नॉट लिख देंगे। डिड नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, डिड और नॉट, डिड के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। आप हमेशा याद रखें जब भी डिड नॉट या डिड का इस्तेमाल हम एज ए हेल्पिंग वर्ब करते हैं ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। फिर हम एंडिंग करेंगे ऑब्जेक्ट से, इस तरीके से आप वाक्य बना लेंगे। सिंपल वाक्य अभी आपने सीखा, उसमें V2 का इस्तेमाल हुआ है बीच में, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। अब वाक्य देखें, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, मैंने क्रिकेट नहीं खेला, नहीं हो गया यानी नॉट का इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर, यही सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो क्या है, सबसे पहले मैंने यानी कि सब्जेक्ट लिखा मैंने यानी कि आई, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब इसकी है डिड, फिर नहीं का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नॉट लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जब भी डिड का इस्तेमाल करेंगे, जो वर्ब होगी ना, मेन वर्ब बोलते हैं इसको, मुख्य क्रिया, उसका पहला रूप आता है प्ले, और फिर एंड में हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे यानी कि क्रिकेट का इस्तेमाल कर देंगे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इन फॉर्मूले की हेल्प से आप ढेरों सेंटेंसेस, क्या हज़ारों, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं अंग्रेज़ी के, और अपनी रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य में डिड का इस्तेमाल शुरुआत में हो रहा है, स्टार्टिंग में हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि हिंदी का जो वाक्य है इसकी शुरुआत क्या से होगी, यानी कि डिड हेल्पिंग वर्ब अगर स्टार्टिंग में लग रही है तो वाक्य जो हिंदी का है वो क्या से बनेगा। डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर डिड का इस्तेमाल करेंगे तो बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब वाक्य बनाएंगे कैसे, शुरुआत करके, क्या मैंने क्रिकेट खेला, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि आई, डिड आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, प्ले है तो डिड आई प्ले, फिर ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। आप यहाँ पर सीख रहे हैं एक ही वाक्य का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, प्लस है तो पॉजिटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और विल लिखेंगे। विल एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसका V1 लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर विल का यूज़ होगा, और वाक्य क्या है, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं क्रिकेट खेलूँगा, मैं फ्यूचर में क्रिकेट खेलूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि आई, मैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल, जैसे अभी इंग्लिश का जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से, फिर V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, प्ले हो गया, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिकेट हो गया है, क्रिकेट हो गया है, इस तरीके से सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट, इस तरीके से वाक्य बना लेंगे। यहाँ पर इस गा के लिए हमने यूज़ किया है विल का, ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर है, इसी को अगर हम नेगेटिव में बनाते हैं इसी वाक्य को, तो सबसे पहले आपके आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर विल के साथ नॉट का यूज़ कर देंगे, फिर V1 का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, नेगेटिव है तो नहीं का सेंस तो आएगा ही आएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि आई है यहाँ पर, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है जैसे मैंने बताई,
और अगर हिंदी में ऐसे समझे तो गा के लिए हमने यूज़ किया विल का। फिर नहीं आ गया है ना, इसके बाद नहीं आ गया तो हमने लिखा नॉट, नॉट यानी नहीं। फिर हम लिखेंगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस गा से पहले खेलूँ है ना, तो इस खेलूँ के लिए हमने प्ले लिखा है, V1 फर्स्ट फॉर्म है, और इस गा के लिए हमने विल लिखा है। ये भी आप ध्यान रखें। और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिकेट को इंक्लूड कर देंगे। एंडिंग में जो भी बचा कुचा है आप अंत में लिख देंगे, लगा देंगे। नेक्स्ट वाक्य की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, और विल से शुरुआत हो रही है इस फॉर्मूले की। तो हिंदी के वाक्य की शुरुआत क्या से होगी, क्योंकि विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब क्या से शुरुआत होगी, अगर विल से शुरुआत हो रही है इंग्लिश के फॉर्मूले की, तो हम क्या से ही शुरुआत करेंगे। तो क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यानी कि गा की इंग्लिश पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो क्या है ना, इसका मीन हिंदी में आप कुछ नहीं निकालेंगे। अब ये जो क्या है ना, इसका हिंदी में मीन कुछ नहीं निकालेंगे, क्या का सेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, ये जो एंड में गा है ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब को आपको शुरू में रख देना है। तो विल आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट विल के बाद। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो गा से पहले खेलूँ है यानी कि प्ले आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या, क्रिकेट खेलूँगा, तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले के हेल्प से, ये जो गोल्डन रूल है इसमें जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए, इनकी हेल्प से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, और इन्हीं की हेल्प से ही बनते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात है। अब ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पर सबसे पहले अभी मैंने हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल किया, उन्हीं के थ्रू आपने क्या किया, वाक्य बनाना सीखे। तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है और उनका इस्तेमाल हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं और कौन से समय में करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के साथ, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया डू है ना, डू का इस्तेमाल आप करेंगे आई, वी, यू, दे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है ना उनके साथ हम डू का इस्तेमाल कर देंगे। फिर है डज, डज का इस्तेमाल हम करेंगे ही, शी, इट, और नेम के साथ, कोई भी नाम होगा उसके साथ हम यूज़ कर देंगे डज का। डिड और विल का यूज़ हम इन सारे सब्जेक्ट के साथ कर देंगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ। बस आपको ध्यान रखना है डू और डज का इस्तेमाल कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम करते हैं। तो इस तरीके से आपने सीखा गोल्डन रूल की हेल्प से वाक्य बनाना। तो आप भी इन्हीं जो ये फॉर्मूले बताएं इनकी हेल्प लेकर वाक्य बनाना सीखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।